तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोशी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैथमेटिक्स सीरीज़ का आज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें क्लियर किए थे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। दोस्तों, नंबर्स और नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी को मैथ्स का सिलेबस को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सिलेबस क्या है, इस सिलेबस में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर बता दीजिए तो हम लोगों को पढ़ने में और भी आसानी होगी। तो दोस्तों, इस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं, नहीं देखे हैं आप तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। लेकिन इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको डिस्कस कर देंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर वैसे बात करें तो इसमें टोटल जो है मैथ्स में 30 से 40 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तब जा कर के आपका मैथ्स जो है कंप्लीट होता है, मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा। इसमें आपको जैसे कि हो गया 10th का जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है वो प्लस में आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं 10th का सिलेबस प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को, तब जाकर के आपका ये सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है, तो आपको एक रिव्यू दे दें कि नंबर्स और नंबर सिस्टम तो ये आपको हर एक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही है। इसी में आपका नंबर्स और नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएगा, नंबर्स और नंबर सिस्टम में ही। इसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना होगा एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, उसके बाद पार्टनरशिप हो गया, उसके बाद एज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, परसेंटेज हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, एलिगेशन हो गया। ये सारे चैप्टर जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही पढ़ना होता है। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, अगर आप उसको शामिल कर देते हैं तो ये सब्जेक्ट आपका जो है मैथ का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो लेकिन उतना को तो आप अभी नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास समय नहीं है, इसलिए केवल उन चैप्टर को हम आपको डिस्कस कर देंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, केवल हम उसको डिस्कस कर देंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कमेंट करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन हमको करवा दीजिए, जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चैप्टर करवा दीजिए। भाई, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है केवल आपको वही पढ़ा दे। हम आपको एक आइडिया दे देंगे कि कहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है, वहाँ तक आप अपने आप को तैयार रखिए, ये जानकारी दे सकते हैं। ये नहीं दे सकते कि भाई वो क्वेश्चन आएगा, उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, उसको आप पढ़ लीजिए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए, ऐसा हम नहीं कहेंगे। आप मेरी भावनाओं को समझे जो हम कहना चाह रहे हैं। मान लिए कि हम आपको बता दिए कि भाई एज जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन मान लीजिए कि आपके बिहार डीएलएड में इससे क्वेश्चन जो है नहीं आया। हम बोल दिए कि एज चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पता चला एग्जाम में एज से क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, एज चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 100% इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक ना। अगर हम बोल दी कि भाई एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आए, मतलब कि ये जो है चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पता चला एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब क्या, एलसीएम एचसीएफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरी भावनाओं को समझे। कभी कभी होता है कि 30 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन जो है किसी खास चैप्टर से रिपीट कर दिया, 2 क्वेश्चन किसी खास चैप्टर से रिपीट कर दिया। मान लीजिए कि 5 चैप्टर से जो है 2-2 क्वेश्चन रिपीट कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 क्वेश्चन तो आपका 5 चैप्टर से ही आ गया, बाद बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गया वो 25 से 30 चैप्टर से कैसे आ सकता है। तो बाद बाकी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो इसलिए आप ऐसा कमेंट नहीं कीजिए कि वो चैप्टर पढ़ाइए जो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो हम आपको एक आइडिया देंगे कि यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है। बोर्ड ऐसा नहीं बताया है कि आपको एज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रायगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब नहीं बताया है। केवल इतना बताया है कि आपका जो सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड है। अब 10th स्टैंडर्ड क्या है वो समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम का जो मैथ का सिलेबस है उसको अगर हम पूरा पढ़ लिए तो मेरा मैथ क्लियर हो गया, मेरा मैथ का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया। वो 10th का सिलेबस है, 10th स्टैंडर्ड सिलेबस है, वो भी है, लेकिन उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा चैप्टर जुड़ता है। जैसे कि हम बताएंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये एक इंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, ऐसा समझ करके चलिए। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है, अगर आप बिहार ITI का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, SI से क्वेश्चन पूछा जाता है, CS से क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिगेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे चैप्टर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा समझ करके चलिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंट्रेंस एग्जाम है। तो बिहार बोर्ड अगर ऐसा बता देता कि भाई ये चैप्टर आपको पढ़ना है तब तो कोई झंझट नहीं था। आप खुद अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए कि ये 10th स्टैंडर्ड एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम है, तो कौन कौन सा चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक में कि जैसे कि हाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन भी दिया हुआ है, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना होता है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आप लोग को परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ना होता है, AP GP भी पढ़ना होता है। तो AP तो सिलेबस में है, GP भी है आपका बिहार पॉलिटेक्निक में, लेकिन GP से खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, AP तक ही लगभग पूछा जाता है। लेकिन आपको बिहार DLED में क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। क्या परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। तो कुछ चैप्टर को आपको बिहार पॉलिटेक्निक से छांटना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार ITI, बिहार पॉलिटेक्निक भी आपका इंट्रेंस एग्जाम है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो 10th का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर आपको शामिल करना होगा। जैसे कि हम आपको फिर से रिपीट कर दें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, एवरेज, ये सारे चैप्टर जो है शामिल किया जाता है, और भी कई सारे चैप्टर हैं। तो इसका हम एक स्पेशल वीडियो बना करके दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसका जो हम चर्चा कर देंगे। सभी चैप्टर को आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब इसमें जो है सांख्यिकी से भी पूछा जाएगा, प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्षेत्रमिति भी बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं। उसके बाद जो है आपका सांख्यिकी है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आपका प्रायिकता है, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन सारे बातों को आप समझिए जो हम कहना चाहते हैं, ठीक ना। मेरी भावनाओं को समझिए कि आपका जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एक अप्रोच हम आप लोगों को दे सकते हैं। बल्कि ये नहीं बता सकते हैं कि ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो, ठीक ना। तो आप इस बात को समझिए। और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नए साथी या नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर आप अपना सर फोड़िए या फिर घुटना, मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग नंबर्स और नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं रूल फॉर फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालने का नियम क्या क्या है। तो थोड़ा सा प्रोसेस है, 2 पॉइंट को देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। पहला जो आपका रूल है 0 1 5 6 यानी 0 156, आप सभी नोट करते चलिएगा जिससे कि आप लोगों को आगे आसानी हो पढ़ने में। तो 0 156 ये सभी अंक जो हैं अपने इकाई अंक को हमेशा स्थिर रखते हैं, चाहे इस पर पावर कितना भी हो जाए। आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी अंक अपने इकाई अंक को
हमेशा स्थिर रखता है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं, जीरो है, अगर जीरो का होल क्यूब कर दे या फिर कितना भी पावर दे देंगे तो जीरो का इकाई अंक हमेशा जीरो ही रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं 26, लास्ट में 6 है, इस पर पावर कितना भी रहेगा तो ये हमेशा क्या करेगा, अपने इकाई अंक को स्थिर रखेगा। जैसे कि पावर 2 देंगे तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, तो 6 आ जाएगा लास्ट में। तो यूनिट डिजिट को यानी कि इकाई अंक को, अंतिम अंक को हमेशा क्या करेगा, ये स्थिर रखेगा। ये क्या करेगा, स्थिर रखेगा। अब जैसे कि बात कर लेते हैं 21 पर पावर 5 है, तो कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार 21 को या फिर कितना भी बार, तो ये इकाई अंक को हमेशा स्थिर रखेगा। 5 है, इस पर जो है पावर हम जो है 25 कर देंगे या फिर कितना भी कर देंगे तो ये अपने इकाई अंक को हमेशा स्थिर रखेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, काम आएगा आगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसके अलावे जितना भी इकाई अंक बच जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 2 बच गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 को छोड़ दीजिए, 7 8 और 9, ये सभी अंक जो है, ये सभी अंक अपने इकाई अंक को 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो आप सभी नोट कर लीजिए, ये सभी अंक अपने इकाई अंक को 4 घात के बाद रिपीट करता है, यानी कि दोहराता है। अब कैसे दोहराता है इसे भी हम लोग डिटेल से जानते हैं, आप सभी नोट कर लीजिए। पहले देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 का पावर हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर यदि हम 3 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम 2 का पावर 5 कर देंगे तब कितना होगा। हम क्या बताएं, ये सभी अंक जो हैं अपने इकाई अंक को 4 घात 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो ये तो 4 पावर तक यहाँ हुआ, 5वां पावर तो ये है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। अब देखिए 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो इकाई अंक 2 था तो इकाई अंक यहाँ पर 2 आया। 2 का पावर अगर 6 कर देंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64, अब देखिए ये रिपीट कर रहा है। तो अब आगे जितना भी बढ़ेंगे तो 4 पावर के बाद ये अंक क्या करेगा, अपने इकाई अंक को रिपीट करेगा। अब जैसे कि 3 के बारे में बात कर ले, 3 का पावर 1 कितना होगा, 3, 3 का पावर 2 कितना होगा, 9, 3 का पावर 3 कितना होगा, 27, 3 का पावर 4 कितना होगा, 81, 3 का पावर 5 कितना होगा, 243, 3 का पावर 6 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 तिया 6 1 729। अब यहाँ पर देखिए तो 4 पावर तक तो यहाँ हुआ, कह रहा है 4 पावर के बाद रिपीट करता है, तो 5वां में रिपीट करेगा। यहाँ पर देखिए 5वां में रिपीट किया। ये 9 जो है 1 2 3 4 5वां में रिपीट करेगा, तो 4 पावर के बाद 5वां में रिपीट करेगा। आगे जितना बढ़ते जाएंगे उसके बाद कहने का मतलब ये हुआ कि 4 पावर के बाद ये सभी अंक अपने इकाई अंक को रिपीट करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इकाई अंक निकालने के लिए 4 पावर के बाद जो रिपीट करता है, इसलिए 4 से भाग दे करके शेषफल निकालते हैं। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से आखिर इकाई अंक कैसे निकालना है। जैसे कि हम आपको बताएं कि 4 पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है इकाई अंक को। इसलिए क्या करेंगे, अगर पावर 9 रहता तो यहाँ पर 4 का जोड़ा लगा लेते, 4 का जोड़ा लगा लेते और एक जो शेष बचता उसको पावर में चढ़ा देते। तो इसलिए हम करेंगे क्या, 95 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम शेषफल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15, 4 तिया 12, यानी कि
यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, हमको 3 आ जाएगा। इसका मतलब इकाई अंक निकालने के लिए 7 का पावर क्या कर लेंगे, 3। और ये रेस्ट जो होगा पावर 3 जो हम डालेंगे हमेशा इकाई अंक पर ही चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे संख्या पर पावर चढ़ा देंगे 3, आगे जानेंगे इसे विस्तार से। तो अब 7 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 7 49 हुआ, इकाई अंक 9 हुआ। इकाई अंक से हम केवल मतलब रखेंगे। अब 9 7 63 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक कितना आया, 3 आया। तो ये हो गया आपका इकाई अंक, केवल इकाई अंक निकालना है। अब यहाँ पर 754 है। अब ये बताइए कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो 754 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे करके रेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर पता चला 4 से जब भाग दे तो 4 इकाई 4, 3 आया, 3 पर 5, 4 8 32, 3 पर 4, 4 8 32। इसका मतलब रेस्ट कितना आया हमको, रेस्ट आया 2। अब ये जो 2 आया है रेस्ट, इस 2 को पावर में चढ़ा देंगे। किसके पावर में चढ़ाएंगे, 2137 नहीं, केवल और केवल 7। तो यहाँ पर जो इसका इकाई अंक 7 है, 7 का पावर कितना हो जाएगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 7 7 49, तो इकाई अंक पता चला कि कितना है, 9 है। तो ये जब भी रेस्ट आता है इसको हमेशा इसके इकाई अंक पर ही चढ़ाना है, पूरे पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले बारी बारी से तीनों का इकाई अंक निकालेंगे। तो 555 है तो शेषफल पहले निकाल लेंगे 4 से भाग दे करके। 4 इकाई 4, 1 बचा, 15 4 तिया 12, 3 बचा, 5 35 हुआ, 4 8 32। तो मतलब कि रेस्ट कितना हो जाएगा, 35 में से 32 जाएगा 3, तो शेषफल 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस 4 का पावर जो हो जाएगा इकाई अंक निकालने के लिए पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है तो 4 का पावर 3। अब यहाँ पर पता है आपको कि 6 0 156, तो 56 में कितना है 6, तो ये 6 जो है इस पर पावर कितना भी हो जाएगा लेकिन ये इकाई अंक को हमेशा स्थिर रखेगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद बचा 2 क्या करता है, अपने 4 पावर के बाद इकाई अंक को रिपीट करता है। तो इसका जो है शेषफल निकाल लीजिए 4 से भाग दे करके। 4 इकाई 4 8 32 होगा, 1 3 12, 4 तिया 12। इसका मतलब रेस्ट जो होगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का पावर 1 ले लेंगे। अब बताइए 4 का पावर 3 है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। कहने का मतलब इकाई अंक 4, 4 छाके 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब 48 का इकाई अंक कितना है, 8 है। तो इस तरह से इकाई अंक आपका कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीक़ा से आप आसानी रूप से निकाल सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। अब इस पर आधारित कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम कुछ और एग्जाम्पल ले लिए हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं विस्तार से। पूछा जा रहा है कि 7 का पावर 35 है, 11 का पावर 42 है, 283 का पावर 28 है। इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए बहुत सारा प्रोसेस अभी हम जाने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 7 का पावर 35 है तो ये क्या करेगा, 4 पावर के बाद अपनी इकाई अंक को रिपीट करेगा। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 से भाग दे करके शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल निकालेंगे तो पता चलेगा 4 8 32, यानी कि 32 3 35। तो इसका मतलब 3 क्या आ गया, शेष आ गया। तो 7 का पावर 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 11, एक जो है अपने इकाई अंक को हमेशा स्थिर रखता है, इसलिए इसे हम जैसा का वैसा उतार लेते हैं। इसके बाद 283 और ये 3 जो है अपने पावर इकाई अंक को 4 पावर के बाद रिपीट करता है, इसलिए इसका क्या करेंगे, 3 का पावर, इसमें हम 4 से भाग दे करके शेषफल निकालेंगे पहले। तो 4 7 28, इसका मतलब शेषफल कितना आया, 0 आया। नोट करके लिख लीजिए, जब भी शेषफल 0 आता है तो पावर के बदले में वही संख्या दी जाती है जिससे हम भाग देते हैं। तो मतलब 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 का पावर यहाँ पर क्या दे देंगे, 4।
हमको इकाई अंक से मतलब है, इसलिए यहाँ पर 3 का पावर जो शेष आएगा वो डालेंगे। लेकिन यहाँ पर 0 आ गया है, तो 0 जब भी आ जाए तो पावर क्या करेंगे, हमेशा 4 डाल देंगे। इतना समझ गए आप। अब यहाँ पर देखिए 7 सतह 49, 9 सतह 63, यानी कि इकाई अंक 3 आया। एक तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वही देगा। इसके बाद 3 3 9, 9 9 81, कहने का मतलब 1 आया। इसका मतलब इकाई अंक इसका क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे, 7 को देखेंगे कि कितने पावर के बाद ये इकाई अंक को रिपीट करता है, तो पता चला कि 4 पावर के बाद ये रिपीट करता है, इसलिए 4 से भाग दे करके शेषफल निकालेंगे। ये शेषफल जो आएगा 7 के पावर में हो जाएगा। इसके बाद 11, यानी कि 1 जो है अपने इकाई अंक को हमेशा स्थिर रखता है, इसलिए ये 1 ही हम उतार देंगे। अब 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रिजल्ट देगा। इसके बाद 283 का पावर 28 है, तो पता चला इकाई अंक 3 है, और 3 क्या करता है, 4 पावर के बाद रिपीट करता है। इसलिए क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकालेंगे तो पता चला कि यहाँ पर 0 शेष आया। जब भी 0 शेष आता है तो हमेशा पावर क्या दे देंगे, इकाई अंक पर 4 दे देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आ गया इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक आ गया 1, इसका मतलब 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा, इसलिए इकाई अंक 3 हो गया। अब यहाँ पर बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, कोष्ठ की क्रिया। तो 55 बार तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 6 को, और यहाँ पर देखिए 6 है, तो हम आपको बताएं कि 0 156 जो होता है ये हमेशा अपने इकाई अंक को स्थिर रखता है, इसलिए यहाँ पर 5 है और 6 है, तो ये अपने इकाई अंक को हमेशा क्या करेगा, स्थिर ही रखेगा। तो यानी कि इकाई अंक 6, इकाई अंक 5। अब इसका अंतर लेकर के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर पता चला इकाई अंक 1 आया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब इकाई अंक 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब इसका इकाई अंक की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये तो अपने इकाई अंक को स्थिर रखेगा, कहने का मतलब 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, अब यहाँ पर 2 है तो ये 4 पावर के बाद रिपीट करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेष निकालेंगे, रेस्ट निकाल लेंगे। तो ये तो 56 तो कट जाएगा, 7 में भाग देंगे 4 से तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर रेस्ट हम कर लेंगे 3। जब 3 आ गया तो कहने का मतलब 2 का पावर यहाँ पर इकाई अंक का पावर 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 1 है और 2 का पावर 3, कहने का मतलब 8 है, तो 1 में से तो 8 नहीं जाएगा। जब भी 1 में से 8 नहीं जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, 10 कैरी लेंगे, तो 10 1 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब 11 में से 8 जाएगा 3, इसका मतलब आपका इकाई अंक क्या होगा, इस कैलकुलेशन का 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। इसको हम लास्ट में जानेंगे। पहले आइए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल 3 का पावर 254 है, इकाई अंक क्या होगा। ये क्या है, फैक्टोरियल। ऐसा नहीं कि इसका हम एलसीएम आपसे पूछ रहे हैं, ये फैक्टोरियल है, इसे ऐसे भी सूचित किया जाता है, 3 का फैक्टोरियल ऐसे भी सूचित किया जाता है। आप सभी 11th में पढ़े होंगे या 12th में भी देखने को मिला होगा, 11th में और पार्ट 1 में आपको पढ़ने को मिल जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर हम आपको 3 का फैक्टोरियल पूछ दिए, इसका मतलब 3 से छोटी संख्या जितनी भी होगी, कहने का मतलब 1 × 1 गुना 2 गुना 3 तक कर दीजिए। अगर इसका वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर यही इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हम आपको 10 का फैक्टोरियल पूछ दे तो क्या कीजिएगा आप, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 तक कर दीजिए और ये गुणनफल निकाल दीजिए, यही इसका फैक्टोरियल होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 6 का फैक्टोरियल क्या होगा या 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अब इसका गुणनफल निकाल दीजिए, 4 × 12 दूना 24, इसका फैक्टोरियल का वैल्यू 24 हुआ। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 का फैक्टोरियल पहले निकालना है, तो पता चलेगा 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3,
अब इसका वैल्यू निकल गया फैक्टोरियल का, इस पर पावर 254, 3 दूना कितना हुआ 6 हुआ, 6 का पावर कितना हुआ 254 हुआ। अब 6 क्या करता है, हमेशा अपने पावर को स्थिर रखता है, मतलब इकाई अंक को स्थिर रखता है, चाहे पावर कितना भी क्यों ना हो जाए, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 होगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल निकालने के बाद पता चला 6 है, तो 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। अब बताइए 57 का फैक्टोरियल आपसे पूछ दिया है, इसका पावर 99 है, तो इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप कहेंगे कि इसको 1 गुना 2 गुना 3 गुना से लेकर के 57 तक मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसका पावर क्या करेंगे 99 करेंगे, इसका पावर 99 करेंगे। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, उसके बाद इसके इकाई अंक पर क्या करेंगे, शेषफल निकाल करके पावर चढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, 1 से लेकर के अगर 57 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 है, कहीं ना कहीं 5 भी तो आएगा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 0 आ गया लास्ट में, बाद बाकी वो 0 जितना से मल्टीप्लाई होगा सबके इकाई स्थान पर 0 ला देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बीच में टोटल जितना भी संख्या होगा वो उसके इकाई अंक क्या हो जाएंगे, उसके इकाई अंक में 0 हो जाएंगे। अब 0 हो गया इकाई अंक, अब इसका पावर 99 रहे या कुछ भी रहे तो इकाई अंक क्या देगा, हमको 0 ही देगा ना, इसलिए इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 71, 72 इस तरह से 79 तक आपको मल्टीप्लाई करना है और बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 देखिए लास्ट में है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 75 भी होगा जिसका इकाई अंक 5 होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 72 गुना 75 कीजिएगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा। बाद बाकी जितना भी संख्या इसमें बचा हुआ है अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। इसका मतलब इकाई अंक यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 38 है और यहाँ पर जो इकाई अंक है वो छिपा हुआ है, तो इकाई अंक आपको यानी कि स्टार का वैल्यू निकालना है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 723 से, इसके बाद 1506 से, इसके बाद 321 से। तो कहा जाता है कि इसके गुणनफल में इकाई अंक 8 है। क्या है इसके गुणनफल में, इकाई अंक 8 है। तो स्टार का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सा है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 1 गुना 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18। कहने का मतलब इकाई अंक यहाँ से यहाँ तक में कितना आया, 8। 8 में हम स्टार को x मान लेंगे, स्टार को x मान लेंगे, तो x गुना 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इकाई अंक 8 होगा। अब आप बताइए कि x के स्थान पर क्या रखेंगे जो यहाँ पर 8 आ जाए। अगर यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो भी 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 6 रख देंगे तो 8 6 के 48, तो भी यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 6 दोनों हो जाएगा, x का वैल्यू 1 और 6 दोनों हो जाएगा। तो इतने टाइप से आपको इकाई अंक निकालने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अलावे भी बहुत सारे टेक्निक का यूज करके आपको इकाई अंक पूछा जा सकता है। लेकिन अब आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है इकाई अंक के लिए, इकाई अंक के लिए इतना ही प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको जहन में उतर जाए, ठीक ना। लेकिन अगर आप सभी टाइप के क्वेश्चन को, 2-2 क्वेश्चन को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस तरह से आप खुद से भी बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब हम लोग जानते हैं गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। रूल फॉर फाइंड टोटल नंबर्स ऑफ जीरो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल के बाद किसी भी सीरीज में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आप 2 पॉइंट को समझिए। शून्यों की संख्या तभी हो सकती है जब इकाई अंक पर पहले से शून्य हो। कहने का मतलब ये हो गया कि 20 गुना 7 गुना 4 गुना यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर 5 ले लिए पावर, इसमें कितना शून्य होगा। तो डिपेंड करता है कि इकाई अंक पर कितना शून्य है या फिर है या नहीं है, ठीक ना। शून्य है तो कितना है या नहीं है।
तो यहाँ पर एक शून्य है, इस पर पावर 5 है, तो इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या 5 होगी। दूसरा, इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो और उसको किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या बन सकती है। तो 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट तभी शून्य बन सकता है जब अंत में, किसी संख्या के अंत में शून्य मौजूद हो, ठीक ना। दूसरा, तभी शून्य बन सकता है यदि 5 या 5 के गुणनफल को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि गुना कर दिया जाए, तभी जो है शून्य बन सकता है। 2 कंडीशन में शून्य बन सकता है। अब दोस्तों इसमें तो कोई झंझट नहीं है। मान ली कि अगर एक शून्य है उस पर जितना पावर रहेगा उतना शून्य हो जाएगा, अगर 2 शून्य है तो उस पर पावर जितना रहेगा उसका 2 गुना कर देंगे। लेकिन झंझट यहाँ पर है 5 वाला में। अब मान लीजिए कि किसी भी गुणनफल में, मान ली कि 25 है, ठीक ना, इसमें हम जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर कह सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो शून्य की संख्या 2 हो गया। तो कैसे निकालेंगे? तो डिपेंड करता है कि 5 जो है कितना है और इसमें 2 की संख्या कितनी है। 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है, अब डिपेंड करेगा कि शून्य कितना होगा। अब दोस्तों इस बात पर भी निर्भर करता है कि यदि मान लीजिए पहला कंडीशन में m इज ग्रेटर देन n, यहाँ पर क्या हो जाए, m इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, n हो जाए, तो इस कंडीशन में तो शून्य की संख्या जो होगी, शून्य की संख्या जान लीजिए, यहाँ पर m बड़ा है तो इसका मतलब शून्य की संख्या जो होगा वो क्या होगा, n होगा, छोटी वाली। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन ध्यान में रखिए, यदि यहाँ पर इस गुणनफल में m इज लेस देन n हो जाएगा तो शून्यों की संख्या जो होगी छोटी वाली यानी कि m हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? इस गुणनफल में कितना शून्य होगा वो डिपेंड करता है n और m पर, यानी कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। इसमें से जिसकी भी संख्या कम होगी उतना शून्य होगा। अब यहाँ पर m जो है ज़्यादा है, n जो है कम है, तो इसका मतलब कम जो है वही शून्य की संख्या होगी। यहाँ पर n जो है छोटा है, इसका मतलब m, इसकी शून्य की संख्या इसमें कितना होगी, m होगी। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, इसमें आपको इकाई स्थान पर कितना शून्य होगा इसकी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि 2 कितना होगा और 5 कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है 5 कितना है, 1 है, तो 5 का पावर 1। इस 10 में कितना 5 होगा, 1 5 होगा और 1 ठो 2 होगा। इस 15 में पता चला कि 3 गुना 5। इस 25 में कह सकते हैं 5 का पावर 2। इसके बाद यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 6 के 30, 1 ठो 2 और 1 ठो 3 हो जाएगा। अब इसमें जो है सभी 2 और 5 की संख्या को एक साथ लिख लेते हैं। 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 5 का पावर 6। 2 की संख्या 1 है और 1 2 है, यानी कि 2 का पावर 2। उसके बाद जो है जो भी है मल्टीप्लाई, जैसे कि 3 है, 3 को लिख दिए यहाँ पर, एक बार जो है 3 है मान लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देख पाएंगे आप कि 5 का जो पावर है 6, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 5 का पावर 6, यानी कि 6 जो है ग्रेटर देन है किससे, 2 का पावर 2 जो है 2 से, ये 6 क्या है, बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर 6 जो है बड़ा है और 2 छोटा है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, जितना 2 रहेगा
उतना ही शून्य होगा। इसका कहने का मतलब शून्यों की संख्या 2 होगी, इससे ज़्यादा शून्य नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ठो शून्य यहाँ, एक ठो शून्य यहाँ, आप तो कहेंगे पहले से ही 2 है, गुना करने पर और नहीं होगा क्या? तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 5 5 5 5 5 5 को मल्टीप्लाई करने से कोई भी शून्य बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी जो है 2 जो है इसके साथ मिल करके शून्य बना चुका है। इसमें शून्यों की संख्या 2 ही होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शून्य की संख्या कितनी होगी, स्पष्ट हो जाएगा इससे। यहाँ पर देखिए 2 कितना है वो निकाल लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 4 तिया 12, कहने का मतलब 2 का पावर 2, उसके बाद 3 है। इसके बाद 18, 2 से भाग देंगे तो 2 नम्मा 18, कहने का मतलब 2 × 9। अब यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 3 × 5। अब 40 को क्या लिख सकते हैं? 40 को आप लिखिएगा 5 से भाग दे देंगे या 2 से भाग दे देंगे पहले, तो 2 से भाग देंगे 20, 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसलिए हम क्या करेंगे 8 × 5 = 40, कहने का मतलब 2 का पावर 3 कर देंगे तो 8 बन जाएगा। ऐसे में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 बन जाएगा। समझ रहे हैं? इस 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, इस 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इस 55 को लिख सकते हैं 5 × 11, और इस 105 को लिख सकते हैं 5 × 21। ठीक है, अब इसमें काउंट करना है कि 5 कितना है और 2 कितना है। तो सबसे पहले हम 2 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 2 3 5, यहाँ पर देखिए 2 3 3 6 6 4 10, कहने का मतलब 2 का पावर 10 हुआ। 5 कितना है? 1 2 2 4 1 5 1 6, कहने का मतलब 5 का पावर 6। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हम आपको बताए कि 5 का पावर हो या 2 का पावर हो, तो यहाँ पर m > n होगा, तो जो छोटा होगा वही जो है शून्य की संख्या होगी। यदि यहाँ पर m > n होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य की संख्या m होगी। तो यहाँ पर क्या है? 10 > 6 है, तो इसका मतलब लेस वाला जो है वही शून्य की संख्या होगी। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 6 हो जाएगी। तो बात को समझ गए होंगे आप सभी। तो देखिए शून्य पर आधारित प्रश्न जो है हम आपको 2 दिए हैं, इस 2 को ही प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे, ज़रूरी नहीं है। आपको ये जो 2 टाइप का जो क्वेश्चन दिए हैं इसी को आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी पर आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें जितना भी पूछा जा सकता है वो आपको बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। कोई भी सीरीज आपको दी जा सकती है मल्टीप्लिकेशन के रूप में, आपको पूछा जाएगा उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, मतलब कि कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए इन सब को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर में क्या करना है? तोड़ देना है। तो यहाँ पर अगर हम 30 को तोड़े प्राइम फैक्टर में, तो आप बताइए कि 30 में कितना अभाज्य संख्या है और कौन कौन सा है। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, कहने का मतलब 2 क्या है? पहला अभाज्य संख्या है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? 3 भी हो जाएगा, 3 से कट रहा है तो इसका मतलब 3 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 3 अभाज्य संख्या है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब इसमें 5 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में शामिल है। तो कहने का मतलब 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 तो हो गया। अब इसका पावर कितना है? 7 है। अब इसी तरह से 22 को भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो 22 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 × 11, और दोनों क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसका पावर 5 है। अब यहाँ पर 34 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 × 17, कहने का मतलब 2 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या। इसका पावर कितना? 11। अब यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर बात करें तो 2 तो कितना बार है? 7 बार, 3 भी 7 बार, 5 भी 7 बार। इसका मतलब 7 बार 7 बार 7 बार अभाज्य संख्या यहाँ पर है। तो मतलब कि 3 ठो अभाज्य संख्या है, तो 3 × 7 = 21 अभाज्य संख्या यहाँ पर हो गया।
दो अभाज्य संख्या यहाँ पर है, 2 5 बार, 11 5 बार, 10 हुआ। इसका मतलब 2 पंचे 10, 10 अभाज्य संख्या यहाँ हो गया। 2 अभाज्य संख्या यहाँ पर है, इसका मतलब 2 11 बार, 17 11 बार, तो इसका मतलब 22। इसका मतलब 11 दूना 22, 22 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से अभाज्य की संख्या जैसे ही निकालते हैं तो अभाज्य की संख्या कितना है और इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अभाज्य की संख्या निकल जाएगी। तो 3 गुना 7, तो 3 सतह 21 प्लस 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 11। अब सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 सतह 21 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, उसके बाद 11 दूना 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। इसका मतलब 53 अभाज्य संख्या है इसमें। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। अभाज्य गुणन की संख्या 3 है और तीनों का पावर 7 है। तो इसका मतलब 21 यहाँ पर, 2 5 5 दूनी 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, इसका मतलब 53 अभाज्य संख्या है यहाँ पर 22। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो 20 को तोड़ेंगे तो 4 से कट रहा है ना, इसका मतलब 2 का पावर 2, तब ना 4 होगा। इसका मतलब 4 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका पावर कितना है, अब है 4, 2 दूनी 4 पंचे 20 का पावर 4। अब देखिए 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या में ऑलरेडी है, तो 7 का पावर 11। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं की संख्या 11। यहाँ पर कितना होगा, तो अंदर में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना 2, इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 हुआ। अब 3 अंदर में है और पावर 4 है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 प्लस 11 यहाँ पर, इसका मतलब 2 1 3, कहने का मतलब 23। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, 23 है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है, उसके बाद जितनी अंदर में संख्या होगी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 तिया 12, यहाँ पर 3 कैसे हुआ, तो 2 ठो यहाँ पर 2 है, 1 ठो यहाँ पर 5 है, तो 2 1 3 हो गया, 3 चौके 12 और 11 23 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम गुणनखंड से संबंधित कर लिए हैं क्लियर। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक ना। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए हैं तो नोट कॉपी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा ये काम आएगी। और साथ ही साथ नोट कर लेते हैं तो इतना को ही आप रिवाइज कीजिए, ज़्यादा को नहीं देखना है। इससे संबंधित जो प्रश्न है केवल इतना ही आ सकता है, कहने का मतलब इसी पर आधारित होगा। अगर एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाएंगे तो जितना हम देंगे उतना को ही आपको रिपीट करना है। अब ऐसा नहीं है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर आधारित 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे तभी जो है मेरा क्लियर हो पाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 क्वेश्चन को ही अच्छे से ध्यान में रखिए और अच्छे से बना लीजिए, हमेशा के लिए याद रख लीजिए, तो आपको जो इस टाइप पर आधारित जितना भी प्रश्न होगा वो सारे के सारे खुद बन जाएंगे। तो इस तरह से मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो को आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर आप अपना सर फोड़िए या फिर घुटना, मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।